हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है फॉर 90% प्लस स्कोर के लिए, जो कि आपके 2020 में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका नेट हो, जेआरएफ हो, पीजीटी हो या फिर किसी भी स्टेट का अकाउंटेंट का एग्जाम हो, इन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 450 क्वेश्चन को कवर किए हुए हैं। आज ये पार्ट 47 है, तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को, जितने भी लोग कनेक्ट हैं या कनेक्ट होंगे, आप सभी लोगों को राधे राधे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 451 नंबर है। सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएटर फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी इन इंडिया आर। हमें बताना है कि सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसमें हमारा कौन इंटरमीडिएटर का काम करता है। इंटरमीडिएटर यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो बेसिकली कंपनी है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारी कंपनी है, इन दोनों के बीच में बेसिकली वो रिलेशन का काम करता है। उन दोनों के बीच में इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसे पैसे लगाने होते हैं किसी कंपनी में, ताकि ये प्रॉफिट अर्न कर सके। तो बेसिकली इस तरह के जो बीच वाले जो बंदे होते हैं, जो दोनों को हेल्प करते हैं, ये क्या कराते हैं, इंटरमीडिएटर। कौन है? तो देखो, इन्वेस्टर्स तो हो ही नहीं सकते, ये तो खुद इन्वेस्ट करने वाला है। तो जॉबर, जी हाँ, जॉबर होता है। ब्रोकर और जो भी सब ब्रोकर होते हैं वो लोग भी इसमें आते हैं, और जो भी हमारे पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि हमें एडवाइस देते हैं, ये तीनों उसमें इंक्लूड होते हैं। तो पहला छोड़ दीजिए, यानी कि दो तीन चार ऑप्शन चूज कीजिए किसमें है। ओके, बी में हमें दो तीन चार दोनों मिल रहा है, तीनों मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइप ऑफ लीज रिक्वायरिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंसर एंड लेसर इज नोन एज। यानी कि जब जब आप कोई चीज, आपको कोई नीड होती है, लीज लेने की रिक्वायरमेंट होती है एज एग्रीमेंट के हिसाब से, तो जो फाइनेंसर होता है और जो आप होते हैं, यानी कि जो लीज ले रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में बेसिकली किस तरह का लीज का एग्रीमेंट बनता है, या फिर उसे क्या बोला जाता है, किस रूप से उसे जाना जाता है। देखो, बेसिकली ये सब चीजें आप लोगों ने भी की होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने बाइक लिया होगा या फिर आप लोगों ने कार लिया होगा, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने हो सकता है उसे कुछ डाउन पेमेंट दिया होगा और बाकी का जो पेमेंट है वो फाइनेंस करवाया होगा। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है, बेसिकली यही इसमें जुड़ता है। तो इसे आप क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं, हमारा जो लिवरेज लीज होता है, इसे इस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास लिस्ट वन और लिस्ट टू है, जिसे हमें मैच करना है। लिस्ट वन में कुछ एक्सचेंज के नाम दिए गए हैं और उनके स्टैब्लिश ईयर दिए गए हैं। हमें वो बताना है कि कौन कब स्टैब्लिश हुआ था। देखो, विद फुल फॉर्म है, इसीलिए आपको याद रखना है। एनएससी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए ये बताइए, ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। क्या है ये? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है हमारा। अच्छा, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? चलो प्रॉपर डेट अगर आपको याद हो, तो मेरे ख्याल से ये चीज आई है 2008 में। यानी कि आप ध्यान से देखो तो आपको राइट आंसर मेरे ख्याल से दिखने लगा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, जिसमें दो और चार हम लोगों ने ऑलरेडी चूज किए जा चुके हैं। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये कब आया था? तो ये आया था हमारा 1875 में, जो कि सबसे पुराना है फिलहाल इंडिया में। दूसरा है हमारा इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आईएसईआई। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 2000 में स्टैब्लिश हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर चीजें हमारी मैच कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ। हमें बताना है कि जो मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक यानी कि जो एकाधिकार होता है किसी बाजार में। मोनोपोलिस्टिक बेसिकली होता क्या है, पहले वो समझा देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, मान के चलो एक पर्टिकुलर स्टॉक मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक पेन सपोज एक ले लिया, ठीक है, या फिर एक सपोज एक कार ले लिया मैंने, ठीक है, जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिक कार है, जिसमें ना तेल की जरूरत है ना बिजली की जरूरत है, कुछ ऐसा मैंने कार बना लिया है, ठीक है ना। तो ये कार सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है और ये उस कार को सेल कर रही है। और ये जो इस तरह की ऐसी नीड हो गई, यानी ये कोई एक ऐसा गुड्स है या फिर कोई ऐसी चीज है जो केवल सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी उसे पर्टिकुलरली सेल कर रही हो या फिर सप्लाई कर रही हो, तो वो मोनोपोलिस्टिक में आता है। तो इस तरह के जो बाजार होते हैं वो बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, आपको ये बताना है। तो देखो, बेसिकली ये काम करते हैं हमारा इलास्टिक डिमांड पे। अब इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इलास्टिक डिमांड कहने का मतलब वो होता है जिसमें प्राइस में लिटिल बिट चेंजेस करने से उसके डिमांड में जो चेंज होता है वो ह्यूज क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो, किसी गुड्स की जो प्राइस है उसमें सपोज 5% डिक्रीज हो रहा है,
ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे जो डिमांड होने वाला है ना इस गुड्स की, वो जो बढ़ने वाला है, वो लगभग आप मान के चलो 20 से 50% के बीच में इंक्रीमेंट होगा। यानी कि ह्यूज, यहाँ पर ये छोटा-सा लिटिल बिट चेंजेस हुआ है, लेकिन यहाँ पर लॉट्स ऑफ चेंजेस आ गए। किसमें? प्राइस में छोटे चेंजेस होने से डिमांड में ह्यूज चेंज होता है। ठीक है? ये केवल बढ़ने का नहीं, कभी-कभी घटने के सेंस में भी हो सकता है, रिवर्स फॉर्म में वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। चलिए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले चूज करने का मैंने पहले ही बताया हुआ तरीका, सही और गलत चूज किया कीजिए, जिससे आपको ये बड़ा इजी तरीके से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। इन लॉन्ग रन, अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन, ऑल फर्म्स इनवेरेबली गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। बोल रहा है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन चल रहा है और वहां पर अगर कोई कंपनी लॉन्ग रन करती है तो वो नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करेगी, ओनली नॉर्मली प्रॉफिट। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मतलब जहां पर कंपटीशन काफी अच्छा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है और कोई कंपनी अगर लॉन्ग रन कर रही है, तो सबसे पहला चीज, कोई कंपनी लॉन्ग रन तभी कर सकती है जब उसकी गुड्स की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। नॉट ओनली क्वालिटी, बल्कि प्राइस, बल्कि सप्लाई, ये सभी चीज अच्छी है और उसे वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव की ओर आगे बढ़ा रही है। दूसरी चीज, उसके पास फाइनेंस सोर्स की भी कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आप मार्जिन प्रॉफिट जो है वो काफी कम लेके चलते हो अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए। अगर आप लॉन्ग रन में चलते हो तो जितनी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो ये सब चीजें प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। और बंद होने से सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलता है? जो परफेक्ट कंपटीशन में जो लंबे समय तक रहता है। तो लंबे समय तक आप रहोगे तो अपनी प्रॉफिट आप आस्ते आस्ते इंक्रीज भी करोगे, तो आपकी गुड्स सेल ज्यादा होते रहेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को आपकी प्रोडक्ट पर बिलीव हो गया है, ट्रस्ट हो चुका है, वो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे एज पर कंपेरिजन बाकी जो कंपटीटर हैं आपके। तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब बाकी कंपनी के हिसाब से आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है हमारा। ठीक है ना? क्या रखेंगे इसे? गलत मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये गलत हो गया है, इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ चूज कर लो, ये करेक्ट वाला ये खत्म कर दो, ए करेक्ट है ये भी खत्म कर दो। बच गए सी और डी आपके पास ऑप्शन। देखो 50% आपने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से आपने 50% चूज कर लिया। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑल फर्म इनकर अ मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड इनकर नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी कि बोला जा रहा है कि अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में जो हमारा नॉर्मल एवरेज कॉस्ट होता है किसी भी फर्म का, और जो वहां पर हमारा जो सेलिंग कॉस्ट होता है, बेसिकली वो काफी ज्यादा ह्यूज ना होकर के वो नॉर्मल जो चल रहा है वही चलता है। तो क्या ये नॉर्मली जो स्टेटमेंट है क्या वो सही है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट 100% सही है। हम लोग इसी तरह का कुछ यूज करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर देखो चूज करो। सी आर जो है वो इनकरेक्ट तो हो नहीं सकता, करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। 5 में से आपने कितने स्कोर किए ये कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा लक्ष्य अकेडमी वेबसाइट विजिट नहीं किया है, जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, विजिट कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। आपकी इसमें डेली आपको 100+ क्विज देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100+ डेली क्विजेस मिलने वाले हैं। तो फटाफट जाइए, क्विज विजिट कीजिए, और इसमें प्रीमियम और फ्री प्लान दोनों मिलने वाला है। तो जो आपको समझ में आता है आप वो बाई कर सकते हैं। चलिए फिर अगेन मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना।